फाउंडेशन के बारे में बताने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ और मेरे ऊपर एक 55 साल के बुज़ुर्ग व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था। और उस टाइम पे मेरी उम्र 15 साल की थी और एसिड अटैक करने का रीज़न ये था कि वो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे। क्योंकि मैं 15 साल की थी और मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। गांव में बहुत छोटी छोटी सोच के लोग होते हैं और यहाँ तक कि मम्मी पापा के साथ भी लड़कियों का बॉन्डिंग नहीं होता है, क्योंकि उनको हमेशा से ये बताया जाता है कि घर की लड़कियाँ अपने पापा से जाके डायरेक्ट बात नहीं करती हैं। और मेरे गांव में ऐसा भी है कि लड़कियों को सपने देखने की तो इजाज़त है, लेकिन उनको पूरा करने की इजाज़त नहीं है। उनको हमेशा से ये बताया जाता है कि जब वो 16-17 साल की होंगी तो उनको पराया घर जाके संभालना है, तो पढ़ाई लिखाई उनकी नहीं कराई जाती। लेकिन मेरा हमेशा से ये था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लोगों की हेल्प करना चाहती थी। तो मेरे गांव के आसपास कोई स्कूल्स नहीं थे और मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल थे, जिसकी दूरी मैं साइकिल से तय करती थी। उससे पहले मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, घर में बैठना नहीं चाहती और मैं ये इंतज़ार नहीं करना चाहती हूँ कि मैं 16-17 साल की होंगी और मैं शादी करके पराया घर से जाके संभालना चाहूँगी। तो मैंने मम्मी पापा को बोला तो कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, भाई लोग पढ़ेंगे पर बेटियां नहीं पढ़ेंगी। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद अपने पापा को ये बात बोली कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और आप चाहे तो मेरे भाई के साथ ही मेरा एडमिशन करा दो, पर एटलीस्ट मुझे पढ़ाइए कि क्योंकि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरे सपने हैं। तो उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा ने साथ दिया और मेरा एडमिशन कराया। लेकिन जो मेरे पड़ोस में व्यक्ति थे वो मुझे अक्सर परेशान किया करते थे रास्ते में, और कभी छेड़खानी करना, कभी मेरा साइकिल रोकना और कभी अपशब्द बोलना। फिर उसके बाद मैंने कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया कि इग्नोर करती चली गई, क्योंकि घर में भी ये डर था कि अगर पेरेंट्स को ये बात पता चली तो हो सकता है कि वो मेरी शादी करा दें, मुझे घर में कैद कर लें, या मुझे मतलब बाहर ना निकलने दिया जाए। या गांव वालों का भी डर था, क्योंकि गलती लड़की की हो या ना हो तब भी गलत लड़की को ही ठहरा दिया जाता है। तो इसी डर के कारण काफ़ी दिन तक मैं अपने घर में ये बात नहीं बता पाई और उन दादाजी की हरकतों से परेशान होकर मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर बाहर जाऊंगी तो वो दादाजी फिर से मेरे साथ कुछ ना कुछ हरकतें करेंगे। जो चीज़ मुझे करना पसंद था वो भी, मेरी एक्टिविटी सब चेंज हो गई। ना ही मैं कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करती थी, ना ही मैं बाहर जाती थी, ना ही किसी से बात करती थी। और घर वालों को भी लगा कि जिस चीज़ के लिए इसने लड़ाई लड़ी, जो चीज़ करना चाहती थी, पढ़ाई करना चाहती, स्कूल भी नहीं जाती है, तो इसके साथ क्या हुआ है। और कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन में रहने लग गई थी, मैं सही से किसी से बात भी नहीं करती थी। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने बहुत समय तक मम्मी को भी नहीं बताया, कि मुझे लगता था कि शायद मेरे घर वाले मेरा साथ ना दें। फिर एक दिन डिसाइड किया कि ऐसे भी तो मैं घुट घुट के जी रही हूँ और हो सकता है शादी होगी तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी पाऊँगी। तो मैंने अपनी मम्मी को ये बात एक दिन बता दी। फिर मेरी मम्मी ने मेरे पापा के साथ जाके बात की, तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि कोई मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो मेरे पेरेंट्स और मेरे बड़े भाई मेरे अटैकर की फैमिली के साथ बात करने के लिए उनके घर गए। लेकिन होता है ना कि हमारी सोसाइटी में हर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्होंने भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं किया और बोला कि आपकी ही बेटी झूठ बोल रही है। तो उसके बाद गांव वालों को पता चला। गांव वालों ने उस टाइम पे मेरा बहुत स्टैंड लिया और मेरे लिए उनसे बोला कि आपको शर्म नहीं आती इतनी छोटी लड़की के साथ इस तरीके से हरकतें करते हुए, आप सुधर जाइए नहीं तो आपके खिलाफ कंप्लेंट कराएंगे। तो उनके ईगो को ये बात हर्ट हो गई कि एक गांव में मेरी बदनामी कैसे करा सकती हैं। तो फिर उन्होंने सोते हुए मुझ पे 12 फरवरी को एसिड अटैक कर दिया। एसिड के बारे में ना कभी सुना था, ना कभी देखा था, यह भी नहीं पता था कि हमारे समाज में लड़कियों के साथ ऐसे अपराध भी होते हैं और इस तरीके से लड़कियों की ज़िंदगी तबाह भी कर दी जाती है। एसिड होने के बाद किस तरीके से फीचर्स हो जाते हैं, किसकी मदद लेनी चाहिए, कौन हेल्प के लिए आएगा, कुछ नहीं पता था। क्योंकि गांव में लोग खेती करते हैं और चीज़ों के बारे में इतनी अवेयरनेस होती नहीं है। मेरे घर में कोई टीवी नहीं था, कोई न्यूज़पेपर नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था जिसके बारे में पता चले कि हाँ हाँ हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर इस तरीके से अपराध हो रहे हैं। जब एसिड अटैक हुआ बहुत रात हो रही थी, पता ही नहीं था कहाँ जाना, क्या करना है, और स्किन जो है वो पूरी तरीके से चॉकलेट की तरह मेल्ट हो रही थी और घर वालों को समझ नहीं आ रहा था एकदम से क्या हो गया।
चेहरा जो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था, और उसके बाद मुझे सबसे पहले पुलिस स्टेशन ले जाया गया, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि मतलब मैं लाइफ में सरवाइव कर पाऊँगी, क्योंकि हालत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। और जब पुलिस कंप्लेन कराई तो उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुई, उन डॉक्टरों को ही नहीं पता था मेरे साथ कौन सा केमिकल यूज़ हुआ है। उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के लिए, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से रेफ़र कर दिया मुझे मेरठ के लिए। 13 घंटे हो गए थे, 13 घंटे तक किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरी एक लेफ़्ट आई डैमेज हो गई और मैं कभी आँख से देख नहीं पाऊँगी। शायद इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिला होता तो स्थिति कुछ और होती, फीचर्स थोड़े बेहतर होते, शायद आज दोनों आंखों से देख रही होती। 2.5 महीने तक ट्रीटमेंट चला, और उस टाइम पे मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा फील कराया कि मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हूँ, और चेहरे पे कुछ चोटें आई हैं, घाव भरेंगे, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कभी देखा ही नहीं था कि एसिड के बारे में, एसिड के बाद चेहरा किस तरीके से हो जाता है। 2.5 महीने बाद जब मेरी छुट्टी हुई हॉस्पिटल से, मैं घर वापस आई, तो सबसे पहले मैंने मिरर में बाद में देखा था, मैंने सोसाइटी के तानों से अपने आप को देखा था। जब मैं एम्बुलेंस में थी, सोसाइटी वालों ने एक घेरा बनाया, मोहल्ले वालों ने एक घेरा बनाया, और उन्होंने बहुत भद्दे भद्दे प्रकार के कमेंट करने चालू कर दिए, जिसमें एक कमेंट था, इसको घर वापस क्यों लेके आए, जहर के इंजेक्शन क्यों नहीं लगाए, वहाँ पे मार क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये तो घर वालों पे बोझ बन गई है। तो उस टाइम पे मेरे घर वाले मुझे एक कमरे में लेके आए और वहाँ पे बोला कि आप लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, पर हूँ तो लड़की ना कहीं अपने बारे में सोचूंगी ही। तो फिर उसके बाद मेरा एक छोटा भाई था, मैं उससे पूछती थी मेरा चेहरा किस तरीके से दिखता है। तो मेरा भाई मतलब वो मुझे बताता, क्योंकि वो छोटा था, तो मुझे बताता था कि आप इस तरीके से दिखने लग गए हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा से हमारे समाज में बताया जाता है कि चेहरे से ही खूबसूरती है और लड़की का चेहरा ही मायने रखता है। और मुझे लगता था कि मेरे पास तो चेहरा ही नहीं बचा, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने आना कम कर दिया, उनको लगता था कि शायद लड़की के पेरेंट्स जो है कहीं पैसे ना मांग लें, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत महंगा था, और जो मेरे पेरेंट्स की जमा पूंजी थी वो सारी मेरे इलाज में खर्च हो गई थी। धीरे धीरे दोस्तों ने आना कम कर दिया, स्कूल से नाम काट दिया गया, कुछ भी करने के लिए नहीं था। फिर मुझे लगा कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है। लोग भी मुझे कहते हैं, रिश्तेदारों ने आना कम कर दिया, माँ बाप को भी सब कहते हैं, मुझे मर जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने कहा कि लड़ाई तुम्हारी खुद की है, आज तुम सुसाइड कर लोगी तो वो तुम्हारा अटैकर बाहर निकल के आएगा और वो फिर किसी अंशु को इस स्टेज पे लाके खड़ा करेगा। तो अगर तुम्हें किसी और अंशु को इस स्टेज पे नहीं देखना है, अपने जैसा बनते हुए नहीं देखना है, तो तुम्हें खुद की आवाज़ खुद उठानी होगी। हम लोग तो बाद में सपोर्ट कर सकते हैं, पहले तुम्हें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तो वहाँ से फिर माँ बाप ने बोला कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, तुम्हें 2 बार मिली है, कुछ करके दिखाओ, इसको व्यर्थ मत करो। तो फिर उसके बाद मुझे मतलब मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइफ में कभी गिव अप नहीं करूँगी, क्योंकि जिनको साथ देना चाहिए वो मेरे पेरेंट्स थे, वो मेरा साथ दे रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं मुझे परवाह नहीं है, कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों की बातों में आके सुनूंगी तो लोगों को कहने में किसका भला हुआ है, तो मेरा कैसे हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। न्यूज़पेपर में मुझे छाव फाउंडेशन के बारे में पता चला 2015 में। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि इकलौती मैं एक ऐसी सर्वाइवर हूँ जिसके साथ ये क्राइम हुआ है, जब तक मैंने और लोगों को नहीं देखा था। जब मैं छाव फाउंडेशन में आई और मैंने और लोगों को देखा तो मुझे लगा कि मैं इकलौती ऐसी सर्वाइवर नहीं हूँ जो इस अपराध से जूझ रही है, इस सिचुएशन से जूझ रही है। मेरे जैसी और भी बहनें हैं, तो मुझे इनसे मिलना चाहिए। तो मेरी मम्मी मुझे आगरा लेके आई और उन लड़कियों से मिलवाया। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक हिम्मत आई। आप जब तक अपने आप को अकेला महसूस करते हो, जब तक आप किसी और को नहीं देखते हो, जब आप अपने ही जैसे किसी और इंसान को देखते हो, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आपके अंदर हिम्मत आ जाती है। और जब आप देखते हो कि हमारे जैसी एक कम्युनिटी है और जहाँ पे हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, हम अपने जैसे लोगों का दर्द महसूस कर सकते हैं, या मेरा दर्द कोई महसूस कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे अच्छा लगने लग जाता है। तो 2015 में मैं छाव में आई और मैंने छाव को ज्वाइन किया, और वहाँ से मेरी लाइफ की जर्नी जो है वो बहुत खूबसूरत बनती चली गई। एक टाइम था कि जब कोई मुझे पूछता नहीं था, कोई मिलने नहीं आता था। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, खुद से कमा रही हूँ, लोगों के सामने इमेज है, स्टेज पर खड़ी होकर बोलती हूँ। तो आज जो जिन लोगों ने
मुझे साइड किनारे किया था, आज वही लोग सामने से मिलते हैं, तालियां बजाते हैं। और छाव फाउंडेशन में मतलब अभी तक 75 सर्वाइवर्स जो है वो जॉब करती हैं। हमारे सिरोज़ हैंगआउट कैफ़े हैं जहाँ पे सर्वाइवर्स एम्पावर हो रही हैं, खुद के लिए लड़ रही हैं। और 300 सर्वाइवर्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और जो 55 ईयर प्लस महिलाएं हैं। और छाव फाउंडेशन इकलौता एक ऐसा फाउंडेशन है जो मेल सर्वाइवर्स के लिए काम कर रहा है और साथ साथ वन सर्वाइवर्स के लिए भी काम कर रहा है। हमारे साथ मौसमी जी हैं, मौसमी जी वन सर्वाइवर्स हैं, क्योंकि एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए तो बहुत लोग काम करने के लिए आ रहे थे, लेकिन जो बर्न सर्वाइवर्स हैं उनका भी दर्द सेम है, उनकी भी सिचुएशन सेम है। तो उनके लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं है गवर्नमेंट की, उनके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, उनके लिए समाज भी सामने नहीं आता है। तो ऐसे में छाव फाउंडेशन सामने आके बर्न सर्वाइवर्स के लिए भी काम कर रहा है और मेल एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए भी काम कर रहा है और उनको इंडिपेंडेंट बना रहा है। हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे सर्वाइवर्स रहती हैं, उनकी काउंसलिंग होती है और जो जिस ट्रॉमा से वो जूझ रही हैं उनको उस ट्रॉमा से बाहर लाने के लिए काम किया जा रहा है। हमारा सिरोस टीवी इनिशिएटिव है जहाँ पे सर्वाइवर्स होस्ट हैं। एक टाइम ऐसा था कि सर्वाइवर्स सिर्फ स्टेज पे खड़ी होकर बोलती थी और अपनी स्टोरी बताती थी, लेकिन आज एक ऐसा मतलब टाइम आ गया कि सिरोस टीवी के माध्यम से सर्वाइवर्स होस्ट कर रही हैं, सेलिब्रिटीज़ से बात कर रही हैं और अपनी आवाज़ को उठा रही हैं। और आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी न्यूज़ चैनल पे एक सर्वाइवर्स एंकरिंग कर रही हो, तो सिरोस टीवी के माध्यम से आने वाले समय में शायद कोई सर्वाइवर्स को आप देखें कि किसी न्यूज़ चैनल में कोई सर्वाइवर्स एंकरिंग करती हुई भी नज़र आएंगी। और अभी हम लोगों का जो है सिरोज़ स्टोर है जहाँ पे सर्वाइवर्स अपना हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं और पेंटिंग्स बनाती हैं, क्योंकि जिस ट्रॉमा से गुजर रही होती हैं तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो कलर्स होते हैं उनसे सर्वाइवर्स को नफ़रत होने लग जाती है, क्योंकि बहुत समय तक उसको एक सफ़ेद बेड पे सफ़ेद चादर में ही बिताना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे हमारा जो सिरोज़ स्टोर है वहाँ पे वो पेंटिंग करती हैं और जो उनका ट्रॉमा है कहीं ना कहीं वो उसको रिलीज़ करती हैं और हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग लेती हैं और जो बेकरी है उसकी ट्रेनिंग लेती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो वो सिरोज़ स्टोर में रह के करती हैं। और सिरोज़ स्टोर में हम लोगों ने सर्वाइवर के साथ साथ जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनको भी काम पे रखा हुआ है और उनको भी रोज़गार दिया हुआ है। और हमारा अभी हम लोग सिरोज़ कैप के नाम से अभी सिरोज़ कैप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब कोई सर्वाइवर्स ऐसे मतलब रोड पे ऐसे गाड़ी चलाते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिसेबल पर्सन होते हैं और उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि किसी की आंख नहीं है तो वो ड्राइविंग नहीं कर सकती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन छाव फाउंडेशन ने इनिशिएटिव भी लिया है कि सर्वाइवर्स ड्राइविंग सीख के वो पिंक कैप चलाएंगी और जो लड़कियां हैं उनको सेफ उनके घर पहुंचा सकेंगी। तो ये सब इनिशिएटिव है हमारे और यहाँ पे इतने 75 लोग काम करते हैं। और आप सबके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू।